साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे कॉलेजियम प्रणाली कॉलेजियम सिस्टम क्या है और क्या खामियां हैं इसमें और क्या आगे का रास्ता हो सकता है समाधान। बहुत ही ये 1998 से ही 1993 से ही चर्चा में है, डिबेट में है और होना भी चाहिए चर्चा। अब कॉलेजियम प्रणाली क्या है, ऐसा क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो क्या लिखेंगे इंट्रो में? पहले लिखेंगे कॉलेजियम क्या है। कॉलेजियम प्रणाली क्या है? कॉलेजियम प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा भारत में न्यायाधीशों, कौन सा न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेज और हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति अपॉइंटमेंट होती है। साथ ही हाई कोर्ट के जजेज का ट्रांसफ़र किया जाता है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही। कॉलेजियम सिस्टम कुछ नहीं है, पांच जजेज या 5 न्यायाधीशों की क्या है, एक पैनल है, ग्रुप है जिसके द्वारा, जिसमें एक CJI होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट का कॉलेजियम भी होता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में एक CJI होते हैं और प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेज यानी कि सबसे वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में CJI के अलावा, यानी टोटल 5 हो गया। इन्हीं के निर्णयों डिसीजन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजेज की नियुक्ति होती है और साथ ही हाई कोर्ट के जजेज का ट्रांसफ़र, तबादला या स्थानांतरण किया जाता है। तो इस पर क्यों प्रश्न चिन्ह उठता है? क्योंकि इसमें प्रश्न चिन्ह इसलिए उठता है क्योंकि इसकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, क्या मानक है इसका, कैसे नियुक्ति होता है, पैरामीटर क्या है, ये पता नहीं है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता का अभाव है, नेपोटिज्म चलता है यहाँ पर भी। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति में आप देखेंगे बहुत सारा जो जजेज हैं वो अपने एक ही फैमिली के बहुत सारे जजेज आ जाते हैं। एक मामूली जज का CJI बनना या सुप्रीम कोर्ट का जज बनना बहुत ही मुश्किल है। क्या है? बहुत ही मुश्किल है, बोल सकते हैं काफ़ी हद तक असंभव ही है। तो इस प्रक्रिया में क्या सुधार की ज़रूरत है ताकि अन्य वर्गों के लोग जो एक साधारण सा जज है वो भी CJI बन सके, है ना। तो ये क्या व्यवस्था होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, नेपोटिज्म चलता है, भाई भतीजावाद है, परिवारवाद है इसमें भी नियुक्ति में। और क्या है? कोई पैरामीटर नहीं है कि किस जज को क्यों, मान लीजिए A और B है, A और B 2 जज का नाम है, इसमें A को हम रिजेक्ट किए, किस आधार पर किए इसका अभाव है, ये पता ही नहीं चलता है क्यों रिजेक्ट किया गया A को ये कॉलेजियम पैनल के द्वारा। ये जनता का क्या है, अधिकार है कि उसकी न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार हो रही है, क्योंकि न्यायाधीश भी तो जो न्यायपालिका है वो भी तो सरकार का ही अंग है, 3rd पिलर ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के 3 पिलर, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका की नियुक्ति तो हम लोग ही करते हैं, जनता है, डायरेक्टली वोट के द्वारा या इनडायरेक्टली वोट के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर हम जानेंगे क्या कॉलेजियम सिस्टम क्या है और इसमें क्या खामियां हैं और कैसे ये अस्तित्व में आया और क्या आगे की राह है। पूरा क्वेश्चन आज ये हो जाएगा, क्या डील। तो कॉलेजियम प्रणाली क्या है? अभी एट प्रेजेंट 5 लोगों का एक न्यायाधीशों का ग्रुप है जो भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और हाई कोर्ट के जजेज या न्यायाधीशों की ट्रांसफ़र या तबादला करती है उन्हीं के निर्णय के आधार पर। क्या कॉलेजियम सिस्टम में सरकार का कोई से है, कोई हिस्सा है, डोमिनेशन है? नहीं है। बात करते हैं 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया संविधान के द्वारा। संविधान जब हमारा देश में भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के दिन, तो सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। उसमें क्या है, आर्टिकल जो 124 है, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में लिखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट हैं, एक सुप्रीम कोर्ट होगा इंडिया का और उसके जजेज की नियुक्ति या न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके सलाह पर? CJI, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी कि जज की नियुक्ति करेंगे
सीजेआई और अदर जजेज, जो ऐसे जजेज हैं जो सीनियर मोस्ट जजेज हैं, उनके सलाह पर। आर्टिकल 124 में क्या लिखा गया है, क्लॉज 2 में, कि प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजेज की नियुक्ति करेंगे सीजेआई के सलाह पर और अदर सीनियर मोस्ट जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनके सलाह पर। सलाह का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? सलाह यानी कि कंसल्टेशन। सलाह मतलब परामर्श होता है, यानी कि राष्ट्रपति सलाह लेंगे किससे? सीजेआई से, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और अदर ऐसे जितने भी जज हैं, सीनियर मोस्ट जज हैं, उनसे सलाह मशविरा करके जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनकी नियुक्ति अपॉइंट करेंगे। तो क्या सलाह बाध्यकारी होता है? प्रश्न है, क्या सलाह बाध्यकारी होता है, बाइंडिंग होता है? नहीं। सलाह दिया जाता है, मानना या ना मानना किस पर डिपेंड करेगा? राष्ट्रपति पर। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि 1993 जब कोलेजियम सिस्टम लागू हुआ इंडिया में, इससे पहले किसकी डोमिनेशन था? सरकार का डोमिनेशन था। किसमें? न्यायपालिका की नियुक्ति में, जजेज की नियुक्ति में। क्योंकि राष्ट्रपति बाइंडिंग नहीं था कि सलाह को माने या ना माने। सलाह मतलब ये होता, माने या ना माने किस पर डिपेंड करेगा? सलाह जिसको दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है किसको? राष्ट्रपति को। किसके द्वारा? सीजेआई द्वारा और अन्य न्यायाधीशों के द्वारा। तो ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है कि वह सलाह को माने या ना माने। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1950 से 1993 तक के पहले जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति किस आधार पर होती थी? राष्ट्रपति के मन इच्छा पर डिपेंड करती थी, यानी सरकार बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका पर डिपेंड करती थी। 1993 से चेंजिंग होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, आर्टिकल 217 भी है, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 217, ये हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश और जो उस हाई कोर्ट, जैसे मान लीजिए बिहार के पटना हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करना है, तो पटना हाई कोर्ट की जो सीजेआई हैं, हेड हैं, उनकी सलाह के द्वारा राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 217 में ये कहा गया है। अब देखते हैं कोलेजियम सिस्टम कैसे अस्तित्व में आया, क्या इसमें खामियां हैं और क्या आगे की राह या समाधान है। तो 1980 का एक केस है सुप्रीम कोर्ट का ही, जिसका नाम है प्रथम जज केस या प्रथम न्यायाधीश प्रकरण, न्यायाधीश प्रकरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्स्ट जज केस। टोटल 3 जजेज केस हुए। तो फर्स्ट जज केस 1980 में हुआ, 1981 में। इसका एक अदर नाम है SP गुप्ता वर्सेस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ इसका अदर नाम है। फर्स्ट जज केस को क्या बोला जाता है? SP गुप्ता वर्सेस भारत संघ। इसमें क्या डिसीजन दिया गया? जो पहले से चली आ रही थी परंपरा 1950 से ही, कि जो जज की नियुक्ति है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेज का ट्रांसफ़र वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेज के सलाह पर, कंसल्टेशन पर। तो यही इसमें प्रक्रिया रखा गया, कुछ चेंजिंग नहीं किया गया। यानी कि इसमें भी अभी तक भी 1981 में भी जो केस हुआ, इसमें भी जो सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता था वही किया जा रहा था। प्रेसिडेंट की वरीयता थी यहाँ पर, राष्ट्रपति की मतलब इच्छा पर डिपेंड करती थी, यानी सरकार का से था अभी भी किसके? सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति और ट्रांसफ़र में। अब 1993 का केस, जिसको सेकेंड जज केस भी कहा जाता है, 1993 इसको बोलते हैं द्वितीय न्यायाधीश प्रकरण या मामला। प्रकरण सेकेंड जज केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले निर्णय जो 1981 में प्रथम जज केस में क्या कहा था कि राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश और सीजेआई के
सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगी। इसको पलट दिया, इसको उलट दिया और कहा राष्ट्रपति, यहाँ पर क्या किया गया, जो परामर्श था कंसल्टेशन वर्ड को ही चेंज कर दिया गया। कंसल्टेशन मतलब परामर्श होता है और परामर्श को बना दिया यहाँ पर बाध्यकारी आदेश। क्या बना दिया, बाध्यकारी आदेश बना दिया गया। और इसको बना दिया गया, कंसल्टेशन को कनकरेंस बना दिया गया। कनकरेंस, कंसल्टेशन में होता है परामर्श या सलाह लेना। किसी सलाह जब हम लेते हैं तो ये मेरे पास ऑप्शन आ जाता है कि ये भी हम कर सकते हैं। अंततः अल्टीमेटली वो डिपेंड करता है जो निर्णय ले रहा है उस पर, यानी कि राष्ट्रपति पर डिपेंड करेगा। लेकिन 1993 के द्वितीय न्यायाधीश प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के ही बेंच ने क्या कहा कि राष्ट्रपति का जो परामर्श है, कंसल्टेशन को बना दिया कनकरेंस। कनकरेंस मतलब होता है एग्रीमेंट बाध्यकारी होता है, तो बाध्यकारी आदेश बना दिया इसमें। 1993 केस में बेसिकली क्या कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र राष्ट्रपति तो करेंगे ही, लेकिन किसके कनकरेंस में, जो सीजेआई हैं, कोलेजियम सिस्टम एसी में अस्तित्व में आया। कोलेजियम सिस्टम जो कहेगा वही बाध्यकारी होगा। अब जैसे कोलेजियम सिस्टम अभी कितना है, टोटल 5 लोगों का, पहले था 3 लोगों का, 2 सीनियर मोस्ट जज जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और 1 सीजेआई। 1993 से 98 तक रहा। 1998 में इसका विस्तारीकरण किया गया थर्ड जज केस में। तो पहले 3 लोगों का कोलेजियम होता था, कोलेजियम पैनल, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और 1 सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 3 लोगों का पैनल जिसको नामित करे, किसके लिए, न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, उसको राष्ट्रपति को करना होगा, बाध्यकारी होगा। यदि राष्ट्रपति चाहती है, मान लेते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सेकेंड जज केस 1993 में क्या आया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कि मान लेते हैं ए नाम का एक व्यक्ति है जिसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करना है, और कोलेजियम जो पैनल है इसी में 1993 सेकेंड जज केस के द्वारा ही लागू हुआ ये कोलेजियम सिस्टम। 3 लोगों का ग्रुप था उसमें, 2 सीनियर मोस्ट जज, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश भारत के। ये जो जिस व्यक्ति को नामित करेगा, ए नाम के व्यक्ति को न्यायाधीश के लिए नामित किया गया, नॉमिनेट किया गया, ये भेजा गया किसके पास, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि हम ए को नहीं चाहते कि ये न्यायाधीश के योग्य है बने। फिर ये इसको कोलेजियम प्रणाली को ट्रांसफ़र करता है कि इस पर विचार किया जाए। यदि कोलेजियम सिस्टम फिर उसी ए व्यक्ति को बनाना चाहता है न्यायाधीश, तो यह बाध्यकारी होगा, राष्ट्रपति के लिए बाइंडिंग होगा कि वह उस पर क्या लगाए, मुहर लगाए, उसको आदेश दे। तो यहाँ पर बोल सकते हैं राष्ट्रपति की क्या आ गई है, यहाँ पर मजबूरी आ गई, उसको बाध्यकारी बना दिया, कोई पावर नहीं है। तो इसलिए इसका क्रिटिसाइज होता है कि कोलेजियम सिस्टम में जो सरकार है उसका कोई से है ही नहीं, कार्यपालिका का कोई अधिकार है ही नहीं, कोई डोमिनेशन है ही नहीं। 1993 केस में, सेकेंड जज केस में कोलेजियम सिस्टम एडॉप्ट किया गया इंडिया में। फिर आता है 1998 में जो अंतिम जज केस था, जिसको थर्ड जज केस भी बोलते हैं, थर्ड जज केस या तृतीय न्यायाधीश मामला या प्रकरण बोल सकते हैं हिंदी में। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो प्रणाली कोलेजियम सिस्टम उसका विस्तारीकरण किया। पहले जो 1993 में जो सेकेंड जज केस में कोलेजियम सिस्टम में 3 ग्रुप थे मेंबर पैनल, अब इसको 5 कर दिया गया, जो अभी तक 8% जो चल रहा है अभी प्रक्रिया। 5 में 1 सीजेआई होंगे और 4 होंगे सीनियर मोस्ट जजेज, सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश। और उसमें कहा गया कि वरिष्ठतम न्यायाधीश ही होना चाहिए 1998 में। तो यही था, इसमें बेसिकली क्या किया गया, जो कोलेजियम सिस्टम के उसका विस्तारीकरण किया गया, उसमें जो ग्रुप है मेंबर उनकी संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, तो यही प्रणाली अभी तक हमारे देश में चल रहा है जजेज की नियुक्ति में और ट्रांसफ़र में। अब देखते हैं क्या है इसमें कमियां। कोलेजियम सिस्टम, सी से कोलेजियम, एस से सिस्टम, कोलेजियम प्रणाली की कमियां लिख सकते हैं या खामियां, लूप होल्स क्या है, कमी।
या आलोचना के कारण भी लिख सकते हैं, क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है। पहला है पारदर्शिता का अभाव, पारदर्शिता का अभाव, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ की नियुक्ति हम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि कैसे हो गया ये, मतलब सभी जो प्रक्रिया है उसको पब्लिक डोमेन में रखना ही पारदर्शिता कहलाता है। जैसे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कीम आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पारदर्शी नहीं, सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत ये नागरिकों को जानने का अधिकार है, तो ये भी तो नागरिकों को जानने का अधिकार है कि हमारे जजेस की नियुक्ति कैसे हो रहा है, कैसे रिजेक्ट किया जा रहा है, क्या प्रक्रिया फॉलो की जा रही है। तो इसमें जो पैरामीटर हैं ये कोई निश्चित नहीं है कैसे नियुक्ति होती, मानक बोल सकते हैं। जजेस की नियुक्ति तबादला किस आधार पर हुआ, किस आधार पर किसी जजेस को रिजेक्ट किया गया, ये नहीं है। तो यही एक पॉइंट लिखा जा सकता है। इसमें कोई निश्चित प्रक्रिया जो है वो नहीं फॉलो की जाती है, किसके द्वारा, कॉलेजियम ग्रुप या पैनल के द्वारा, एक ही हो गया। दूसरा, परिवारवाद देखने को मिलता है, नेपोटिज्म, कि जो अभी जो वर्तमान में सीजेआई हैं DY चंद्रचूड़, वे भी, उनके भी पिता सीजेआई रह चुके हैं। तो ये मतलब परिवारवाद बहुत सारा इसमें देखने को। एक आम जज बोल सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है या हाई कोर्ट का भी है, वो सीजेआई बनेगा, बहुत ही कठिन है, दूभर है बनना। तो परिवारवाद देखने को मिलता है। तीसरा, इसमें जो प्रतिनिधित्व की कमी है, प्रतिनिधित्व की कमी, अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर महिलाओं की संख्या देख लीजिए, जो माइनॉरिटी ग्रुप है वहाँ के जो जज हैं बहुत कम, नहीं के बराबर मिलेंगे। तो यही सब इसका क्या है, कमियां हैं। चौथा पॉइंट में हम लिख सकते हैं चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस मतलब क्या होता है, नियंत्रण और संतुलन का अभाव है। जो हमारी सरकार है, एक और प्रॉब्लम इसमें लिख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव है, एक्सक्लूसिविटी देखने को मिलता है इसमें जज में। एक्सक्लूसिविटी मतलब यहाँ पर केवल न्यायपालिका की जो सुप्रीमेसी है वो देखी जा सकती है, जबकि हमारे संविधान में जो 3 ऑर्गन हैं सरकार के, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है। लेकिन एक को यह अधिकार है कि चेक एंड बैलेंस लगे, यह जो विधायिका है वो अपने दायरे में काम करे, अपने जो लक्ष्मण रेखा है उसके अंदर काम करे, और न्यायपालिका भी। और ये विधायिका देख सकती है न्यायपालिका क्या अपने डोमेन में काम कर रही है या नहीं। चेक एंड बैलेंस भी है हमारे संविधान में, और क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है। तो ये चेक एंड बैलेंस जो नियंत्रण एवं संतुलन के नियम है, उसको कहीं ना कहीं हनन वायलेट करता है। तो यही सब कमियां हैं किसके, कॉलेजियम सिस्टम में। क्या समाधान है इसका, समाधान में हम अपने विचार भी जो हैं वो लिख सकते हैं, या जो विशेषज्ञ हैं उनके सुझाव लिखा जा सकता है। अभी जो NJ समाधान क्या है, एक कमी और लिखा जा सकता है इसमें, डिपेंडेंसी ऑफ जजेज। जजेज की जो डिपेंडेंसी ऑफ जजेज की संख्या बहुत खाली रहती है, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जो निश्चित समय पर नियुक्ति नहीं की जाती है, ये भी कमी है। समाधान में क्या है, जो NJAC लाया गया था 2014 में, ये क्या है वाला, NJAC एक्ट है। इसमें जो गवर्नमेंट ने क्या एक एक्ट पारित किया था, संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया था, और आधे राज्य का भी इसमें एक्सेप्टेंस मिल गया था। NJAC क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था, एक एक्ट है 2014 में ये बना था, और इसके द्वारा इसके लिए 99वां संविधान संशोधन भी किया गया था। NJAC क्या है, इसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था। इसमें जो सरकार ने क्या कहा था कि 6 लोगों की एक पैनल होगी, ग्रुप होगा, जिसके द्वारा नियुक्ति किया जाएगा किसकी, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेज की और हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति की जाएगी, और साथ ही साथ उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा, एक प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। और इसमें 6 लोग कौन कौन होंगे, CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हेड होंगे, चेयरपर्सन होंगे, और 2-4 सीनियर मोस्ट जज होंगे,
4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, टोटल 4-5। अभी भी तो ऐसा ही होता है कोलेजियम सिस्टम में, 4 और एक एक्स्ट्रा लोग, 2 एक्स्ट्रा लोग कौन होंगे? 4 नहीं, सॉरी, 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे। कितने? 2। एक CJI, 2 सीनियर मोस्ट जज, यानी कि 2 मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश, और 2 एमिनेंट पर्सन होंगे। 2 एमिनेंट पर्सन मतलब जो वैसे लोग जो किन्हीं अन्य क्षेत्र में जिनकी विशेषज्ञता है, एमिनेंट क्षेत्र में, वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, बिजनेस सेक्टर हो सकता है, इकोनॉमी हो सकता है, अन्य क्षेत्र या समाज सोशल हो सकता है, NGO वगैरह कुछ भी हो सकता है। और एक कानून, केंद्रीय कानून मिनिस्टर होंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे। तो ये 6 लोगों के द्वारा एक बनाया जाएगा कमीशन, और इसके द्वारा ही जजेज की नियुक्ति की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में 5 जज के बेंच ने इसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया इस एक्ट को, कमीशन को, कि इस आधार पर नहीं होगा जजेस की नियुक्ति। इससे जो न्यायपालिका है, जुडिशियरी है, उसकी स्वतंत्रता का हनन होगा, उसकी स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। क्यों कहा ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने? इसलिए कहा क्योंकि इसमें एक यूनियन मिनिस्टर है, जो कि मतलब सरकार का एक भाग हो गया, 2, और 2 एमिनेंट पर्सन जो हैं, इसकी नियुक्ति सरकार के ही द्वारा गठित एक कमेटी से की जाएगी, और उस कमेटी में PM होंगे, अपोजिशन लीडर होंगे और अन्य व्यक्ति होंगे। तो 2 एमिनेंट पर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये कहीं ना कहीं जुडिशरी की स्वतंत्रता का हनन है। इसके द्वारा जो नियुक्ति होगा वो सरकार के फेवरिज्म को प्रोटेक्ट करेगा, यानी सरकार जिसको चाहेगी उसको जज बना सकती है। क्यों? क्योंकि जो 2 एमिनेंट पर्सन है ये सरकार का हो सकता है, फेवर करे, पक्ष में हो, 2, और एक यूनियन मिनिस्टर तो है ही, केंद्रीय मंत्री, 3 तो ऐसे हो गया। और किसी एक जज को मान लिया जाए, किसी जज को फेवर में कर लिया जाए गवर्नमेंट के या कार्यपालिका के, सरकार के, तो ये कहीं ना कहीं क्या है? स्वतंत्रता के हनन के खिलाफ है। तो क्या समाधान है इसका? ये समाधान है? नहीं। समाधान ये हो सकता है जो NJAC बनाया गया एक्ट 2014 में, इसमें कुछ संशोधन किया जाए। ये जो ग्रुप मेंबर है, इसमें संशोधन करके आगे की प्रक्रिया फॉलो किया जा सकता है। जैसे एक और क्या उपाय है, जो NJAC में 6 लोगों का पैनल बनाया गया, उसमें एक CJI है, 2 सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और एक यूनियन मिनिस्टर हैं, और 2 एमिनेंट पर्सन हैं किसी भी क्षेत्र के। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है? टोटल 5 लोगों का ग्रुप ही रहे, ऐसा किया जा सकता है। टोटल 5 ग्रुप का ही पैनल रहे, जिसमें एक CJI रहे जो हेड रहे, चेयरपर्सन रहे, और 3 सीनियर मोस्ट जजेज रहे सुप्रीम कोर्ट के। अब यहाँ पर सीनियर मोस्ट जजेज को ये नहीं किया जाना चाहिए जो सरकार के फेवर में है उनको नहीं किया जाए। सीनियर मोस्ट जजेज मतलब सीनियर मोस्ट जजेज किसी को, जैसे मान लीजिए एक सीनियर A है और एक सीनियर B है, एक सीनियर C, इस प्रकार सीनियरिटी का क्रम है, ठीक है। तो पहले A को लिया जाना चाहिए, और B मान लीजिए कार्यपालिका या सरकार के फेवरिज्म में नहीं है तो इनको ना लेकर ये लिया जाए। ये नहीं होना चाहिए शुरू से सीनियर मोस्ट, तो सीनियर मोस्ट ही होना चाहिए। 3 1 4 हो गया, और एक यूनियन मिनिस्टर ले लिया जाए, 3 1 4 1 5, और एक एमिनेंट पर्सन लिया जा सकता है इस प्रकार। तो ये एक बैलेंस क्रम, मतलब कुछ ऐसा फॉलो किया जाए जिसमें जो पैनल है, कोलेजियम पैनल, वो एक बैलेंस वे में काम करे। उसमें काफ़ी हद तक या कुछ हद तक जो सरकार है, कार्यपालिका, उनका भी कुछ डोमिनेशन हो, क्योंकि जो सरकार है वो जनता की सरकार है, और सुप्रीमेसी संविधान है हमारा, और संविधान को पावर मिलता है। संविधान किसकी रक्षा के लिए? जनता। तो जनता ही सुप्रीम है। क्या न्यायपालिका सुप्रीम है? नहीं, न्यायपालिका तो संविधान का परम संरक्षक है, संविधान का फॉलो करना एक सिस्टम है। अभी एक सुप्रीम कोर्ट पर ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ही भारत का ही एक ऐसा कोर्ट है जो जज ही अपॉइंट करते हैं जज को, जजेज अपॉइंटेड जजेज, ऐसा कहा जाता है। ये भारत की न्यायपालिका। अन्य देशों के संविधान की बात की जाए तो UK वगैरह में भी जो कोलेजियम प्रणाली है उसमें एग्जीक्यूटिव का से है, उनका भी हिस्सा है। तो हमें डिबेट करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, और ऐसी प्रणाली विकसित करना चाहिए जो चेक एंड बैलेंस पर क्या हो, चेक एंड बैलेंस जिस पर खरा उतरे, नियंत्रण और समन्वय। तो यही है इसका क्या, कोलेजियम सिस्टम पर डिबेट जो हो रहा है, यही रीज़न है।